हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस हो, कोड नंबर 89, तो उसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। अगर आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बस और दे रहा हूं कि इन्वायरमेंटल साइंस के लिए स्पेशली जो यूजीसी नेट या कोई अदर सिविल सर्विसेज में जो इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए हमारा एक अदर चैनल है, इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG। अगर आपको कोर इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना हो तो वहां आप जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 के एमसीक्यूज के बारे में। और जो पहला क्वेश्चन है ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। आपकी यूनिट है ना रिसर्च एप्टीट्यूड, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो चित्त को शांत करके रिलैक्स होके इसको सुनना है। पहले मैं क्वेश्चन इंग्लिश में आपको दिखाऊंगा अच्छे से, फिर आप वही क्वेश्चन हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के भी होते हैं तो वो कहते हैं कि हिंदी मीडियम में भी हमें दिखा दिया करो क्वेश्चन। तो ठीक है, वैसे मैं आपको समझाता पूरा हिंदी में ही हूँ। ठीक है, इंग्लिश में लिखा होता है तो ये भी ईजी रहता है। ठीक है, चलो बात करते हैं। इन ग्राउंडेड थ्योरी, ये कह रहा है कि ग्राउंडेड जो सिद्धांत है उसमें रिसर्चर कलेक्ट डाटा यूजिंग थ्योरिटिकल सैम्पलिंग। वो कह रहा है रिसर्चर है वो डाटा कलेक्ट करता है क्या यूज करके? थ्योरिटिकल सैम्पलिंग यूज करके, अनटिल थ्योरिटिकल सैचुरेशन अचीव्ड। जब तक उसको थ्योरिटिकल सैचुरेशन नहीं होता तब तक। दिस प्रोसेस कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये जो प्रोसेस है क्या कर रहा है? ग्राउंडेड थ्योरी के सिद्धांत, जो ग्राउंडेड सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग एक रिसर्चर डाटा कलेक्ट करता है थ्योरिटिकल सैम्पलिंग यूज करके। कब तक? जब तक थ्योरी का सैचुरेशन नहीं हो जाता। तो उसमें एक सीक्वेंस पूछा है कि कौन से सीक्वेंस की तरफ आप जाओगे। ठीक है ना, तो आपको पता ही है। इसको एक बार क्वेश्चन हिंदी में और दिखा देता हूं कि उस किस लैंग्वेज में आएगा, फिर उसको ऑप्शन आप बताना मुझे। इसको अगर ग्राउंड थ्योरी को अगर शुद्ध हिंदी में बोल जाता है तो आधारिक सिद्धांत में शोधकर्ता सिद्धांतिक संतृप्ति होने तक सिद्धांतिक प्रतिचयन के प्रयोग द्वारा डाटा संग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया को किस क्रम में दर्शाया जा सकता है? तो ये ऑप्शन आपको बताना है कि अगर थ्योरेटिकल सैचुरेशन तक उनको जाना है और सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग की, तो सबसे पहले किस सीक्वेंस में चलोगे, यानी कि पहले कौन सा आएगा उसके बाद क्या आएगा। तो पहले कह रहा है कि पहला ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? सैंपल, थ्योरेटिकली डिसाइडेड, डाटा कलेक्ट, एनालाइज डाटा और थ्योरेटिकल सैचुरेशन। ये बात ठीक ठीक लग रही है, बहुत ही अच्छी नहीं लग रही। आगे जाते हैं। जनरल रिसर्च क्वेश्चन, ये बात अच्छी है क्योंकि सबसे पहले आपके पास एक रिसर्च क्वेश्चन तो होगा, कोई प्रॉब्लम तो होगी, उसी के बाद डाटा की बात करोगे ना। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है लेकिन सही नहीं कर रहा। आगे कलेक्ट डाटा और सैंपल थ्योरेटिकल डिसाइड, ये यहाँ गड़बड़ हो गई क्योंकि डाटा कलेक्शन से पहले सैंपल थ्योरेटिकली डिसाइड हो जाएंगे, उसके बाद ही तो डाटा कलेक्शन होंगे ना। तो ये यहां गलत हो गया क्वेश्चन का ऑप्शन। ठीक है, ये यहां गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है सैंपल थ्योरेटिकली डिसाइडेड, जनरल रिसर्च क्वेश्चन नहीं, जनरल रिसर्च क्वेश्चन पहले होगा। ठीक है, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? फोर्थ बच गया। क्या होगा? पहले जनरल रिसर्च क्वेश्चन होगा आपके पास, पहले एक प्रॉब्लम होगी, फिर आप सैंपल को थ्योरेटिकली डिसाइड करोगे कि ये इस तरह से सैंपल लेने हैं, फिर डाटा का कलेक्शन होगा, फिर उसका एनालिसिस होगा और उसके आधार पे थ्योरेटिकल सैचुरेशन होगा। ये इसका ऑप्शन सही आएगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज किया करो कि किस तरह से होना चाहिए। आपको समझ में आ गया ना कि कोई भी आप रिसर्च करते हो पहले आपके पास कोई प्रॉब्लम होगा, कोई रिसर्च क्वेश्चन होगा, उसी पे तो करोगे। और डाटा कलेक्शन से पहले आप थ्योरेटिकली डिसाइड भी करोगे क्योंकि ये थ्योरेटिकल सैम्पलिंग की बात करें तो पहले डिसाइड करोगे, फिर डाटा कलेक्शन होगा, फिर डाटा कलेक्शन के बाद उसका एनालाइज करोगे और फिर थ्योरेटिकल सैचुरेशन आएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 4। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? इसी ऑप्शन को मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन पूरा आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है हिंदी में? चलो वेरी गुड। ये रहा सामान्य शोध प्रश्न, सैद्धांतिक प्रतिदर्श, डाटा संग्रह, डाटा का विश्लेषण और सैद्धांतिक संतृप्ति। ठीक है, ये इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? चलो वेरी गुड, बहुत समझदार हैं आप। आराम से समझो। देखो, ज़्यादा नंबर क्वेश्चंस की करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं होती है। मेरा विचार बता रहा हूँ, क्वेश्चन करो, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके करो। ठीक है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन से मेरे हिसाब से ज़्यादा वो नहीं फर्क पड़ता है, क्वालिटी से आई थिंक फर्क पड़ता हो। ठीक है, अगर अच्छे क्वेश्चन हो और ढंग से समझ के किया जाए तो मेरे को लगता है कि बेहतर हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड
बाय द रिसर्चर इन एन इथनोग्राफिक रिसर्च। इथनोग्राफिक रिसर्च को हिंदी में बोलते हैं निर्जातीय शोध। निर्जातीय शोध बोला जाता है इथनोग्राफिक रिसर्च में। तो ये पूछ रहा है कि एक रिसर्चर होता है जो एक शोधकर्ता होता है, वो एक निर्जातीय शोध में किस तरह की एक्टिविटीज करता है, यानी कि इथनोग्राफिक रिसर्च में एक रिसर्चर किस तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो इथनोग्राफिक रिसर्च है, निर्जातीय जो शोध है, वो क्वालिटेटिव होती है या क्वांटिटेटिव? बता दो ना प्लीज, क्वालिटेटिव होती है या क्वांटिटेटिव? बताओ। चलो मैं ही बता देता हूं, जो इथनोग्राफिक रिसर्च होती है वो होती है क्वालिटेटिव, गुणात्मक शोध होती है। कौन सी होती है? क्वालिटेटिव होती है। ठीक है, ये बात समझ में? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि क्या क्या परफॉर्म करता है, देखते हैं। कंडक्ट स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ये स्ट्रक्चर्ड की बात आ गई तो गलत बात होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, क्वालिटेटिव में अनस्ट्रक्चर्ड होता है। क्वालिटेटिव में अनस्ट्रक्चर्ड होता है, असंरचित होता है। और हमें पता है इथनोग्राफी क्वालिटेटिव है, तो यहां पे स्ट्रक्चर की कोई बात ही नहीं होगी। स्ट्रक्चर की बात तो क्वांटिटेटिव में होती है, मात्रात्मक में होती है, तो ये काट देंगे। इथनोग्राफिक में वाले में ये नहीं आएगा। दूसरा, गेट्स इमर्ज इन ए सोशल सेटिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ये बात ठीक है। इथनोग्राफी में वो क्या कह रहा है कि वो कुछ टाइम तक उसकी सामाजिक, उसकी जो धारणा है उसको वो अपने आप में ले आता है, उनके कल्चर को जानने के लिए। यही तो एक इथनोग्राफिक रिसर्च होती है। मान लो मुझे इथनोग्राफिक रिसर्च करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे कि किसी के कल्चर को जानना है, तो मैं वहां रहूंगा, उसको अपना लूंगा, फिर उसके कल्चर को जानने की कोशिश करूंगा वहां रह के। तो ये बात ठीक है। इसको मैं शुद्ध हिंदी में भी आपको क्या यूजीसी लिखेगा वो भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, लिसन्स टू एंड इंगेज इन कन्वर्सेशन, वो उनको सुनता है और वार्तालाप करता है, तभी तो बातें समझ में आएगी। ये भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? ट्राइज टू एजुकेट पीपल अबाउट हार्म ऑफ सम इविल प्रैक्टिस, ना ऐसी कोई बात नहीं करता कि लोगों को वो एजुकेट करता है सम इविल प्रैक्टिस के, जो बेकार प्रैक्टिस होती है उसके बारे में, ना ऐसा नहीं करता। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा बी एंड सी। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को मैं हिंदी में दिखा देता हूं आपको। चित्त को शांत करके रिलैक्स करके देखना है। निर्जातीय शोध में शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किए जाते हैं? ठीक है ना, संरचनात्मक साक्षात्कार तो नहीं होता है, काफी लंबी समयावधि तक सामाजिक अवस्था को अंगीकार कर लेता है, ठीक है। शोधकर्ता वार्तालाप का श्रवण करता है और वार्तालाप करता है, ठीक है। शोधकर्ता लोगों को कुछ कुप्रथाओं के बारे में जानकारी देता है, ना ऐसा नहीं करता। तो ऑप्शन क्या चला गया? बी एंड सी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप बहुत समझदार है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिसर्च एप्टीट्यूड से ही है। इसकी तो मैं सिर्फ आपको हिंदी ही दिखा देता हूँ, इंग्लिश ही दिखा देता हूँ, मैं समझा दूंगा प्योरली, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें इतनी इंग्लिश वाली। क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कंसेप्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कह रहा है एक मेन कंसेप्ट कौन सी शोध का है। वैसे तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग बहुत सारी रिसर्च में होती ही है, ठीक है। पहले हाइपोथेसिस बनाएंगे फिर उसको टेस्ट करेंगे, ऐसा होता है। परिकल्पना का निर्माण करना और उसका परीक्षण करना, ऐसा तो होता है ना। लेकिन मेनली किसका कंसेप्ट होता है? तो याद रखना, ऐसा अगर क्वेश्चन यूजीसी पूछती है, पहले पूछा भी है, तो इसका आंसर जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रयोगात्मक शोध में मेनली हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कंसेप्ट यूज किया जाता है, तो वो कौन सी होती है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है, प्रयोगात्मक शोध। इसका आंसर चला जाएगा 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे बहुत समझदार आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से, ठीक है ना। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट यूनिट 9 है आपकी, उसमें से है ये क्वेश्चन। और ये कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन इन ऑर्डर टू एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल इशू। आपको पता है कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हुए हैं। तो आपसे ये पूछा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किस लिए किया गया, आप बता दीजिए। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है ना। इन शब्दों में भी डिफरेंस होता है। बहुत सारे कन्वेंशन है, जैसे वियना कन्वेंशन थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट है, ठीक है ना। ये बहुत सारे, सोलर अलायंस है, बहुत सारे है कि नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है, रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है। अर्थ समिट है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सेंडाई फ्रेमवर्क है, बहुत सारे हैं। तो आपसे ऐसे पूछते रहते हैं, इनसे बड़ा अच्छा क्योटो प्रोटोकॉल से बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पूछा है कि किस इशू के लिए किया गया, तो ध्यान रखना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है उसके बारे में बात की गई है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है उसके डिप्लीशन के ऊपर बात करने के लिए कि उसका डिप्लीशन, उसका क्षरण रोका जाए, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। तो इसका आंसर चला जाएगा बी,
याद रखना ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की वाली बात कर रहा है, ट्रोपोस्फेयर वाली ओजोन के बारे में यानी कि क्षोभ मंडलीय ओजोन के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो जितनी कम हो उतना ही फायदा है, क्योंकि वो तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, द्वितीयक प्रदूषक होता है। तो आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द मीन ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, द्वितीयक प्रदूषक का क्या मतलब होता है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में डिफरेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन इसी तरह का प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट से क्वेश्चन जेएसओ में जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का पेपर हुआ, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लिया है, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि विच वन इज द नॉट ए प्राइमरी पोल्यूटेंट, कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है, ऐसा आपसे यूजीसी भी पूछ सकता है। तो आप मुझे डिफरेंस बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक में क्या डिफरेंस होता है, आपको ये बताना है। चलो वेरी गुड। इसी क्वेश्चन को मैं हिंदी में दिखा देता हूं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में निम्नलिखित में से किन पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का अवक्षय। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से है। ये कह रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि के साथ द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर बॉडी, जो वाटर बॉडी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि तापमान की वृद्धि के साथ साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन का जो अंश है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो डिक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर रेंज। कौन सा आंसर आप करके आओगे, यानी कि ये कोई वाटर बॉडी है, ठीक है ना, ये कोई जोहड़ है, पौंड है, तालाब है, इसमें ऑक्सीजन घुली हुई है। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, मान लो आपने थर्मल पोल्यूशन कर दिया, ताप या प्रदूषण कर दिया, तो टेम्परेचर बढ़ गया इसका, तो इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जो घुलित ऑक्सीजन थी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है। इसी क्वेश्चन में ये बात कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर पोल्यूशन हो रहा है तो सीधी सी बात है जो डीओ है वो कम होगा, क्योंकि गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो डीओ क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, जो घुलित ऑक्सीजन है वो क्या होगी, कम होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या होगा, डिक्रीज होगी, ऑक्सीजन घटेगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप दो टर्म और बता दीजिए, व्हाट इज द मीन ऑफ बीओडी एंड सीओडी, इनका क्या मतलब है। यहां से भी जेएसओ में क्वेश्चन पूछा गया था, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर में, जो 27 को पेपर हुआ था, 27 फैब को ही, ठीक है, 27 फैब 2021, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसका भी बता दीजिए, बीओडी और सीओडी के बारे में भी क्या जानते हो, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, अब आपको आई थिंक ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जितने भी आपने 5-7 क्वेश्चन करे हैं ये सब समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरह की कोई जीवन में टेंशन ना लेना फ्रेंड्स। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने मन को, अपने चित्त को शांत रखें, रिलैक्स रहें, खुश रहें, पॉजिटिविटी को हमेशा पास आने दें और नेगेटिविटी को हमेशा दूर जाने दें, क्योंकि वो अपने आप से जाएगी नहीं। तो भगाएं उनको कि रहने दो भैया, पास मत आओ, क्योंकि आप खुश रह के पढ़ाई करोगे तभी तो कुछ होगा। रिवीजन पे फोकस रखें बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ो, रिवीजन पे फोकस रखो, कंसेप्ट को क्लियर रखो, बेस को मजबूत करो, तो सब बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन एग्जाम आ रहा है तो हो रही होगी, मैं बात को समझता हूँ, होना स्वाभाविक है। जो इंसान तैयारी करता है तो उसको टेंशन होना बड़ी स्वाभाविक है, और आपको टेंशन हो रही है तो अच्छी बात है, नेचुरल है ये, क्योंकि टेंशन होना पार्ट है। क्योंकि आप कुछ किसी काम में लगे हो तो उसकी टेंशन, जिसको टेंशन बिल्कुल भी नहीं है इसका मतलब वो कुछ कर भी नहीं रहा है ना, ऐसा भी तो होता है। तो टेंशन थोड़ी बहुत होना बहुत अच्छी बात है, जिससे आपको तैयारी करने का मोटिव मिलेगा कि नहीं मैं बाहर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे तैयारी करनी है, ठीक है ना। लेकिन मन को शांत रखना है, चित्त को रिलैक्स रखना है, खुश रहना है, सब बहुत बढ़िया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।